सो न्यूमेरिकल जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है उसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक का मतलब है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, रिएक्शन आपके सामने है, ए इज एन इक्विलिब्रियम विद बी एंड देखिए जब भी इक्विलिब्रियम गैसेस स्टेट में होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, एक क्लोज्ड कंटेनर में होगा और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वी। अब कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं उनकी अपनी कोई इंडिविजुअल वॉल्यूम नहीं होती, कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम अल्टीमेटली होती है। एक कंटेनर में हो सकता है 2 गैस हो, 3 गैस हो, 4 गैस हो। जैसे इस क्वेश्चन में कंटेनर के अंदर ए और बी 2 गैसेस हैं जो आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही हैं। तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी, दोनों का टेम्परेचर भी बराबर होगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंट हो सकता है। ठीक। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। आप कम रिएक्टेंट लेंगे तो कम प्रोडक्ट बन जाएंगे, आप ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो केसी की वैल्यू हर रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होती है, फिक्स टेम्परेचर पे, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट, इनिशियल अमाउंट टेकन। तो अब देखिए हमारे पास इनिशियल अमाउंट अगर नहीं दी है तो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका हम 1 कर लेते हैं कि इनिशियल मोल मींस इनिशियल मोल्स जो हैं, ए के हमने 1 ले लिया, बी का है 0, क्योंकि बी तो तब बनेगा ना जब ए डिसोशिएट होगा। अब ए डिसोशिएट होगा, बी बनता जाएगा, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो अमाउंट होती है, वो फिक्स्ड हो जाती है। इक्वल मे और मे नॉट बी इक्वल, लेकिन फिक्स्ड हो जाती है कि मतलब अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो ए की अमाउंट में अब चेंज नहीं आएगा, बी की अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। चलिए ये टूटेगा टूटेगा टूटेगा, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखिए इसमें से एक मोल टूटेगा तो एक बनेगा, ए के जितने मोल टूटेंगे बी के उतने मोल बनेंगे। आप कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए क्योंकि रिएक्शन हमेशा एक मोलर रेशियो में आगे बढ़ता है। ए का अगर 1 मोल डिसोशिएट होगा तो बी का 1 मोल एपियर होगा, यानी ए का अगर x मोल डिसोशिएट हो रहा है तो बी का x मोल एपियर होगा। ये मैं बात कर रहा हूं मोल्स की टर्म में। कंसंट्रेशन भी वैसे मोल ही होती है, लेकिन वो मोल एक यूनिट वॉल्यूम में लिए जाते हैं। तो फिलहाल मोल तो आ गए इक्विलिब्रियम पर कि ए का इतना मोल है, बी का इतना मोल। नाउ वी कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ए के मोल अपॉन वॉल्यूम, बी के मोल अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो हमने इक्विलिब्रियम पर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। नाउ वी कैन फाइंड आउट केसी। केसी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और याद रखिएगा कोफिशिएंट को पावर जरूर बनाएंगे। सो बी की कंसंट्रेशन होगी x अपॉन वी, और ये होगा 1 माइनस एक्स अपॉन वी। वी से वी आप उड़ा ही दोगे, 1 माइनस एक्स। तो अब इसमें देखिए, अगर आपको केसी गिवन है देन यू कैन कैलकुलेट एक्स, और अगर एक्स गिवन है देन यू कैन फाइंड आउट केसी। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है तो केसी का एक्सप्रेशन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास केसी है तो यू कैन फाइंड आउट केपी। केपी इज इक्वल टू केसी एंड आरटी रेज टू पावर डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां पर देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के मोल 1 1 है, तो 1 माइनस 1 0, और जिसकी पावर 0 वो 1, तो यहां पर केपी और केसी इक्वल होंगे। चलिए अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास क्वेश्चन हो, अगर वो इस फॉर्मेट में है तो हम उसको ऐसे आगे लेके चलेंगे। चलिए ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, बस रिएक्शन बदला है। इक्विलिब्रियम तो अपने हिसाब से ही आएगा ना। ए टूटता जाएगा, बी और सी बनते जाएंगे, टूटता जाएगा, बी और सी बनते जाएंगे। थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ सकता है, थोड़ी देर बाद भी आ सकता है, बहुत देर बाद भी आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर। लेकिन चलो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो ए बी और सी तीनों की अमाउंट यानी कि मोल्स या कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएंगी, टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है तो हमने क्या किया, इनिशियल मोल हमने 1 ले लिए हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज 1, तो बी और सी के 0 0 होंगे, बिकॉज बी
and C both are formed after the dissociation of A, यानी A डिसोशिएट होगा तभी B और C बनेंगे। तो हमने क्या करा कि चलो ठीक है, मोल्ड एट इक्विलिब्रियम, थोड़ी देर में ये टूट टूट के इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब इसमें से X मोल टूट गए, देखो पूरा मत तोड़ देना, क्योंकि अगर आपने ज्यादा दिमाग चला दिया कि इसका एक मोल टूटेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका पूरा 1 मोल ही खत्म कर देता हूं ना। माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट को भी जिंदा रखना, प्रोडक्ट को भी जिंदा रखना है। अगर आप सारे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। इक्विलिब्रियम कभी खत्म नहीं होता, उस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में हो, रिएक्टेंट कम, या उल्टा भी हो सकता है, प्रोडक्ट बहुत कम, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा। तो यहां से देखो इक्वेशन को देखना जरा, इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2 मोल और इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 जाएगा तो इसके 2 बनेंगे, इसके x गए तो इसके 2x बनेंगे, इसका 1 जाता है तो इसका 1 बनता है, इसका x जाएगा तो x बनेगा। चलिए मोल्स आ गए, नाउ वी कैन फाइंड आउट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सो वी कैन फाइंड आउट नाउ Kc, एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और याद रखिए कोफिशिएंट को पावर बनाना मत भूल जाना। तो B की कंसंट्रेशन कितनी है, 2x अपॉन V पावर 2, x अपॉन V, और दिस इज 1 माइनस x अपॉन V। चलिए अगर हमारे पास Kc है तो हम निकाल लेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम या मोल डिसोशिएटेड प्रोवाइड होंगे तो हम Kc फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर Kc और x दिया तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, Kc और वॉल्यूम दिया तो x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट इज Kp? Kp इज इक्वल टू Kc एंड RT रेज टू पावर डेल्टा n, एंड डेल्टा n कैसे निकलता है, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। प्रोडक्ट के मोल 2 और 1 3 है, रिएक्टेंट के मोल 1 है, तो आंसर आ गया 2। तो Kc RT रेज टू पावर 2, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है मुझे कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। Such type of reaction in which product mole greater than reactants mole, Kp is always greater than Kc। चलिए इस कैटेगरी को भी देख लेते हैं। तो मोल्स इनिशियली इसका 1 ले लेते हैं, 0 0 0 0। अब A टूटेगा, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब जिसका कोई नहीं होता हमने उसका x मान लिया, इसका x मोल डिसोशिएट हो गए, तो इसका 1 टूटता है तो 1 और 1 दोनों के 1 1 बनते हैं। देखो B और C इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, इसका 1 मोल टूटेगा तो 1 इसका बनेगा और 1 इसका बनेगा। अगर इसमें से x डिसोशिएट हुआ तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। मोल्स आ गए, नाउ फाइंड आउट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये आ गई हमारी Kc। अब हम Kc का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, so x by v अपॉन 1 माइनस x अपॉन v। अब हमारे पास फिर से 3 वेरिएबल आ गए, x, v और Kc, इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल गिवन होंगे, देन वी कैन फाइंड आउट Kc। Kp क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, प्रोडक्ट के मोल 2 माइनस रिएक्टेंट का मोल 1, 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पर भी Kp Kc से बड़ा हो गया है। चलिए अब यहाँ पर एक अलग तरह का रिएक्शन आ गया है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हमें गिवन है और प्रोडक्ट एक बन रहा है, तो हम मान लेते हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम, हमें कुछ मोल इनके जरूर दिए जाएंगे। सॉरी, मोल्स एट इक्विलिब्रियम नहीं लेते, इनिशियल मोल, हमें इनके कुछ ना कुछ मोल दिए जाएंगे, मोल्स इनिशियली। जो भी वो हमें देगा हम वो उसी को लेकर क्वेश्चन को कर देंगे। हो सकता है दोनों के 1 1 दे दे, हो सकता है दोनों के 2 2 दे दे, हो सकता है इसके 2 दे दे, इसके 1 दे दे, जो भी वो क्वेश्चन में इनिशियल मोल हमें रिएक्टेंट के देगा हम वो लेके कर डालेंगे। तो लेट अस अज्यूम A 2 मोल, B 1 मोल, ये हमें इनिशियल मोल A और B के गिवन है, हम ऐसा मान लेते हैं। चलो हमने मान लिया, तो C उस समय हमने माना कि वो 0 है, क्योंकि वो तो तब बनेगा जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। चलो जी, दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अराइव्ड, अटेन्ड। चलिए तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम,
मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब देखो इसका एक मोल इसके एक से रिएक्ट करता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं कि एक मोल एक से कर रहा है, अच्छा तो एक एक से करेगा, दो दो से करेगा, तो इसका एक इसके एक से करेगा तो इसका एक बच जाएगा। अच्छा एक एक से करता तो दो बनते हैं, तो एक एक से रिएक्ट करेगा दो बन जाएंगे, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम में लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस भाई, ये कभी खत्म ही नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। इस पर रिएक्टेंट भी जिंदा रहेंगे, प्रोडक्ट भी जिंदा रहेंगे। आपने तो यहाँ बी को ठिकाने ही लगा दिया ना, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बी पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ। इसका वन इसके वन से करेगा, तो इसका एक्स पार्ट, दो मोल में से एक्स मोल रिएक्ट करेंगे, तो इसके वन में से एक्स रिएक्ट करेंगे, तो एक्स मोल से रिएक्ट करेंगे, तो 2x मोल बन जाएंगे। अब हम एक कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन में वॉल्यूम, मोल अपॉन में वॉल्यूम, मोल अपॉन में वॉल्यूम। तो केसी अब आप निकाल ही लेंगे, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सो 2x अपॉन वी पावर 2, 2 माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस एक्स अपॉन वी। इस टाइप से हम केसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें केपी और केसी में से कौन ग्रेटर देन या लेस देन होगा या इक्वल होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल इक्वल हैं, तो डेल्टा एन जीरो, तो केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी, और डेल्टा एन यहाँ पर जीरो है, तो डियर स्टूडेंट्स केपी इज इक्वल टू केसी। ठीक है, चलिए। हाँ, ये तो पहले जैसे ही ला गया क्या? अच्छा नहीं नहीं अलग। चलिए इस बार स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट है। ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है जिसमें ए बी रिएक्टेंट हो, सी डी प्रोडक्ट हो, सी डी प्रोडक्ट हो। चलिए, तो इनिशियल मोल हमें वो कुछ देगा, इनिशियल हमें कुछ वो मोल देगा, जो भी देगा हम वो ले लेंगे। हो सकता है हमें दोनों के दो दो मोल दे दे, तीन तीन मोल दे दे, किसी के कम किसी के ज्यादा दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वो मोल हमें देगा वो हम ले लेंगे। मान लेता हूं ये दो दे दिए, ये तीन मोल दे दिए, ऐसा हमें दे दिया गया है, और ये भाई साहब शून्य शून्य। तो अब इन दोनों में रिएक्शन होगा और कुछ समय बाद सी और डी प्रोडक्ट बन जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो देख लेंगे। सो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, देखिए रिएक्शन एक रेशियो में होता है। यहाँ पे जैसे इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट करेगा, इसके दो मोल इसके चार से करेंगे, इसके 10 इसके 20 से करेंगे, तो इसका x जो होगा इसके 2x से रिएक्ट करेगा। देखो रिएक्शन एक रेशियो में होता है, इसका 1 है तो इसका 2, इसका 2 होगा तो 4, ये 6 होगा तो 12, ये x रिएक्ट करेगा। टोटल 3 मोल थे, लेकिन 3 के 3 रिएक्ट नहीं करने जा रहे, 3 में से x रिएक्ट करेंगे, तो इसके 2 नहीं करेंगे, 2 में से 2x रिएक्ट करेंगे। तो चलिए इसका एक रिएक्ट करेगा तो इसके 2 बनेंगे, इसका x रिएक्ट करेगा तो इसके 2x बनेंगे, इसके 3x बनेंगे। थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ ही गया है, तो कंसंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि मोल बेशक सबके अलग हों, लेकिन एक इक्विलिब्रियम एक क्लोज कंटेनर मेंटेन होता है, और उस कंटेनर में जितनी भी गैसेस होंगी सबकी वॉल्यूम बराबर होगी और टेम्परेचर भी सेम होगा। तो वॉल्यूम सबकी सेम है, तो हमने कंसंट्रेशन निकाल ली। अब कंसंट्रेशन निकल गई, देन वी कैन फाइंड आउट केसी। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और याद रखिएगा स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर बनाना कभी ना भूले, कभी ना भूले। पावर 2 3x पावर 3 2 माइनस 2x अपॉन v 3 माइनस x अपॉन v। चलिए राइट, अब इसमें हम केपी और केसी का फिर से रिलेशनशिप देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल है 5, रिएक्टेंट के मोल है 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, तो केपी विल ग्रेटर देन केसी, राइट। चलिए देखिए अब जरा कुछ बात हम कर लेते हैं केसी की, एक कुछ डिफरेंट बातें। देखो होता क्या है जनरली, सपोज करो ये रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट थे, बी प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है।
यानी रिएक्शन आगे जाए जा रहा है। थोड़ी देर बाद बी भी ए में कन्वर्ट होने लगा, रिएक्शन रिवर्स गियर मारने लगे, यानी कि इसमें बैकवर्ड प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। पहले फॉरवर्ड चल रहा था, थोड़ी देर में बैकवर्ड भी आया, चल रहा फॉरवर्ड चल रहा, बैकवर्ड चल रहा है, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि अब जिस स्पीड से ए बी में जा रहा था उसी स्पीड से बी ए में आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाती है, और वो जो फिक्स्ड होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। हम उस समय केसी फाइंड आउट करते हैं, तो केसी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। केसी की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, केसी की वैल्यू कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। आप जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है उसमें आप प्रेशर को बढ़ा लो, कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, प्रेशर को कम कर दो, वॉल्यूम कम ज्यादा कर दो, जो मन में आए वो कर दो, केसी नहीं बदलेगा ना, ना भाई ना, केसी कभी चेंज नहीं होगा। केसी केवल और केवल टेम्परेचर से चेंज होता है। लेकिन केसी की वैल्यू अगर किसी रिएक्शन के अंदर कुछ भी आ रही है, चाहे 10 आ रही है या 1000 आ रही है या 10⁻⁻² आ रही है, तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो हमें यह समझ में आ रहा है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, मान लो ए और बी, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आना था, इक्विलिब्रियम, रिएक्शन शुरू हुआ और शुरू होते ही इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन शुरू हुआ होते इक्विलिब्रियम आ गया, या रिएक्शन चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा और देखो यहां इक्विलिब्रियम आया, यानी जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गए तो अब इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम कहीं पर भी अटेन हो सकता है, वो रिएक्टेंट के पास, यानी कि फॉरवर्ड को बहुत ज्यादा फेवर किया जा रहा है, सॉरी रिएक्टेंट के अगर बहुत ज्यादा पास है इक्विलिब्रियम की पोजीशन, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को बहुत फेवर कर रहा है। अगर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा जाना चाहता है, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन रिएक्टेंट के पास है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट के पास है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। देखो दुनिया में जो भीड़ है ना, भीड़ हमेशा कहां जाती है, जहां भीड़ को लगता है कि यहां जाकर उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, तो भीड़ हमेशा उसी दिशा में जाएगी। देखो हर बच्चे का ये सपना होता है भाई आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है, वो फॉर्म सारे भर देता है, सब एग्जाम दे देता है, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी तो चलो आईआईटी थी, लेकिन आईआईटी में नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार चलो ट्रिपल आईटी मिल जाए, यार एनआईटी मिल जाए, वहां भी नहीं हुआ तो सोचेगा यार किसी रीजनल कॉलेज में मिल जाए। मतलब वो ये इसलिए सोच रहा है कि यार उस XYZ कॉलेज में जाके उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि वहां जाके उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो केसी की वैल्यू, हमारे पास 4 रिएक्शन है, हर रिएक्शन में केसी की कुछ कुछ वैल्यू दी गई है। अब केसी की वैल्यू से आपको कुछ बताना है। देखो इसमें केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है, यानी प्रोडक्ट यहां पर बहुत ज्यादा बने होंगे, रिएक्टेंट थोड़े से रह गए होंगे, क्योंकि केसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फ्रैक्शन तभी ज्यादा आ रहा है जब न्यूमरेटर बहुत ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेंगे, रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। और यहां देखो ये तो रिएक्शन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, केसी की वैल्यू 10⁻⁻⁴ है, यानी कि रिएक्शन आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, बहुत समय लगेगा इक्विलिब्रियम को अटेन होने में, रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन है विच रिएक्शन विल अटेन इक्विलिब्रियम अर्लीएस्ट, तो ये सबसे तेजी से भाग रहा, तुगड़ुक 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 सबसे तेजी से भाग रहा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, यानी कि जहां पर केसी की वैल्यू ज्यादा है वो सबसे पहले इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, क्योंकि वो तेजी से भाग रहा है, प्रोडक्ट की तरफ भाग रहा है, रिएक्शन खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। यानी केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर मान लो 90% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो हम कहेंगे 90% रिएक्शन इज ओवर, लेकिन रिएक्टेंट अगर 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो हम कहेंगे 99% रिएक्शन इज ओवर। तो एक्सटेंट, केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी रिएक्शन उतना ज्यादा खत्म होने के कगार पर होगा, यानी हायर द वैल्यू ऑफ केसी हायर बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।
तो केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा है इसका अंदर रिएक्शन उतना आगे भाग रहा है, प्रोडक्ट उतने ज्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है, इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन होगा। और इस भाई साहब को देखो, ये तो काम करने को तैयार ही नहीं हो रहा है, केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी रिएक्शन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, बिल्कुल धरती धकेल हो गया है, आगे नहीं जा रहा, यानी प्रोडक्ट बहुत कम स्टेबल है, रिएक्शन पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड को फेवर कर रहा है, बहुत देर में इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है ना। तो हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता है कि रिएक्शन किस दिशा में जा रहा है। अगर आपको लगता है कि केसी 1 से बहुत बड़ा है तो रिएक्शन डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर केसी 1 से बहुत छोटा है तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन आगे नहीं जाना चाहता भाई, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो वैल्यू ऑफ केसी, what does it signify to us? It signifies the extent of reaction. It gives an idea about the extent of reaction and direction of the reaction. तो केसी की वैल्यू देखकर हमें रिएक्शन की दिशा का और वो किस हद तक आगे बढ़ रहा है उसकी हद का भी पता चलता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन अच्छा था। अब देखिए यहां पर एक रिएक्शन आपके सामने है, इस रिएक्शन में NO2 एक रिएक्टेंट है जो टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहा है, NO और O2। हमें आइडेंटिफाई करना है कि X, Y और Z, इसमें से X कौन है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक X है, कोई ना कोई Y है, कोई ना कोई Z है। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा NO2 की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज ही होनी है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो Z कौन होना चाहिए, Z शुड बी NO2, क्योंकि concentration of reactant must decrease with the passage of time। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब रिएक्शन कहता है कि अगर इसके x मोल टूटेंगे ना तो इसके x बनेंगे, इसके 2x बनेंगे, यानी जितनी अमाउंट, जितने मोल O2 के बनेंगे उससे डबल मोल NO के बनेंगे। जितने मोल Y के बन रहे हैं उससे ज्यादा X के बनने का मतलब क्या होगा कि जो X है इट शुड बी NO और Y जो है वो O2 होना चाहिए, क्योंकि O2 से डबल मोल NO के बन रहे हैं। आपको आइडिया लग सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दो प्रोडक्ट होंगे, इन दोनों में कौन क्या होगा, जितने मोल O2 के उससे डबल मोल NO के, तो ऊपर वाला NO होगा, नीचे वाला O2 हो जाएगा। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, आपके सामने दो रिएक्शन दिए गए, मैग्नीशियम प्लस कॉपर आयन, iron plus copper ion, and value of equilibrium constant is given to us. Which metal will remove copper ion from the solution to a very large extent? यानी कि सॉल्यूशन में से देखो मैग्नीशियम भी कॉपर आयन को निकाल रहा है, आयरन भी कॉपर आयन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें जो कॉपर आयन है वो सॉल्यूशन पे समझ लो पूरी तरह से निकल जाए? तो आंसर है फर्स्ट, क्योंकि केसी फर्स्ट रिएक्शन में बहुत ज्यादा हाई दी है। केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई का मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गए, यानी रिएक्टेंट बहुत 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 थोड़े से रह गए होंगे, चुन्नू से रह गए होंगे रिएक्टेंट, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं जीरो नहीं कहूंगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कभी खत्म नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, जीरो का मतलब है फिर इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया आपने, यानी कॉपर आयन ऑलमोस्ट आपने रिमूव कर दिए हैं पहले इक्वेशन में, यानी मैग्नीशियम ने रिएक्शन को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड पहुंचा दिया है, कॉपर आयन सॉल्यूशन से ऑलमोस्ट रिमूव हो गए हैं। ये मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूं कि मैग्नीशियम जो है वो एक बेटर मेटल माना जाएगा इन कंपैरिजन टू आयन, इन कंपैरिजन टू आयरन, बिकॉज इट रिमूव द कॉपर आयन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट एज कंपेयर टू आयरन। तो मैग्नीशियम के लिए हम एक जोरदार क्लैपिंग कर देते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कुछ ना कुछ आइडिया केसी की वैल्यू से जरूर मिलता है। ठीक है, अब तक हम जो कंटेंट कर चुके हैं इक्विलिब्रियम में, ये अभी न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही इस चैप्टर की एक्चुअली में बैकबोन होती है। आप जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी को जब तक आप न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर पा रहे वो थ्योरी किसी काम की नहीं होती। और सबसे बेस्ट होता है न्यूमेरिकल, आप जितने मैक्सिमम ट्राई करते जाएंगे, लेकिन याद रखना साइकोलॉजिकल ऑर्डर इट शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक केसी का एक टेक्निकल आइडिया दे दिया कि केसी कैसे निकालते हैं, केपी कैसे निकाला जाता है,
और क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है, उसकी वैल्यू से आपको किस चीज का आइडिया लगता है। तो ये जर्नी हमारी आगे चलती रहेगी, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।